हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। इसमें हमने आपको ए टू जेड पूरा निचोड़ इस वीडियो में दे दिया है, जिसमें सारे रूल्स आपको मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, वो रूल्स भी इसमें हैं। तो अगर आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें हमने इतने सारे रूल्स रखे हैं जो आपको पहले किसी भी वीडियो में नहीं पता चले होंगे, और साथ के साथ इसमें इतने इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिसके बिना आप इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, सबसे बड़ी बात। लेकिन इसको स्किप करके बिल्कुल ना देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 भी देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जिससे आपको वीडियो को समझने में आसानी होगी। पहली बात तो याद रखिएगा कि जितने भी वोवेल्स हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आ के लिए यू लिखते हैं, बड़े आ के लिए ए लिखते हैं, ई के लिए आई लिखते हैं, बड़ी ई के लिए हमेशा ई ए लिखेंगे, ऊ के लिए डबल ओ लिखे और बड़े ओ के लिए डबल ओ लिखे, यानी कि छोटे और बड़े दोनों ऊ के लिए ही डबल ओ लिखा जाता है। ए के लिए ई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। अगर जल्दी ए बोला जा रहा है तो ई लिखे, धीरे बोल रहे हैं तो आपको ए लिखना है। बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखे, शुरू और बीच में ए आई लिखे बड़े ए की मात्रा के लिए, और लास्ट में ए बड़े ए की मात्रा है तो ए लिखे। ओ के लिए आपको हमेशा ओ ही लिखना है, लेकिन ये जल्दी से बोला जाए। बड़े ओ के लिए ए यू लिखे जब भी धीरे से बोला जाए। यू के लिए यू लिखे, अगर उसके साथ लास्ट में ई ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर आप यू के लिए यू लिख रहे हैं तो लास्ट में ई नहीं लिखेंगे तो वो यू की आवाज़ नहीं करेगा, जैसे ट्यूब। इसी तरीके से अगर लास्ट में यू लिखना हो तो यू ई लिखे, जैसे ब्लू। इसी तरीके से कहीं पर भी आई लिखना हो तो शुरू और बीच में आई के लिए आई लिखे, लेकिन लास्ट में ई ज़रूर लिखे। लेकिन अगर लास्ट में आई लिखना हो तो आई के लिए वाई लिखना है। बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी ये वोबल्स आपको दिखते हैं, ए आई, ए वाई, ई ए या फिर ई या ए, तो इन सभी को आपको ए पढ़ना चाहिए। देखिए, ए आई को ए पढ़ते हैं जैसे जेल हो गया, ए वाई को भी ए पढ़ते हैं जैसे पे होता है, पे का मतलब चुकाना होता है। ई ए के बाद अगर डी आएगा तो ई ए को भी ए पढ़ना है, जैसे डैड। इसी तरीके से अगर सिंगल ई आएगा तो इसको भी ए पढ़े। अगर ए भी सिंगल आता है जैसे कैट तो इसको भी ए पढ़े। बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो ये 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी है क्योंकि इसमें मैंने सभी रूल्स ए टू जेड जितने भी रूल्स है सारे बताए हैं, तो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन सभी सीखने को मिलेंगे। उसके बाद सभी वोवल्स को ओ पढ़े। अगर कहीं पर भी ए डब्ल्यू दिखे तो इसे भी ओ पढ़े, ओ ए दिखे तो इसे भी ओ पढ़े, ओ डब्ल्यू दिखे तो इसे भी ओ पढ़े। लेकिन इसमें अगर एल के बाद ओ डब्ल्यू हो या आर के बाद हो तो ओ पढ़े। ओ अगर सिंगल हो तो भी ओ पढ़े, जैसे जो यानी कि जबड़ा, कोट जैसे कोट में आप देख रहे हैं ओ ए यानी कि कोट का मतलब कोट ही होता है हिंदी पे भी। लो का मतलब होता है कम, डॉग यानी कि कुत्ता। इन सभी में आप देख रहे हैं ओ को ओ पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी वर्ड के अंत में 4 लेटर हो, जैसे आई, वी, यू, जे। अगर ये 4 लेटर कहीं पर भी हो तो इसके बाद हमेशा ई ज़रूर लिखा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपकी गलतियाँ नहीं होगी। इनके बाद ई ज़रूर आएगा और ये हमेशा लास्ट में आते हैं, जैसे आई, वी, यू और जे। ये हमेशा लास्ट में होंगे और इनके साथ ई होगा उसके बाद। जैसे कि एक एक करके समझते हैं। डी आई यानी कि डाई, और इसमें ई जुड़ गया तो डाई का मतलब होता है मरना। लेकिन जो ई है उसको पढ़ा नहीं जाता है, याद रखिएगा। ई साइलेंट रहता है, सिर्फ आई को पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से पाई, तो पाई में आप देख रहे हैं पी, पी है और इसमें आई है और ई है। लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है कि पाई के बाद क्या है, आपका आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई। सभी में आपको आई ज़रूर दिखेगा। तो पी आई, तो पी आई को हम पाई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाई। लेकिन इसमें ई भी जुड़ा गया है। अगर आप आई के बाद ई नहीं लिखते हैं तो वो आई नहीं बनेगा, वो ई बन जाएगा। तो अगर आप आई को आई बनाना चाहते हैं तो आपको लास्ट में ई ज़रूर लिखना होगा। जैसे पाई का मतलब क्या होता है? गड़बड़। तो समझ में आया। अब लाई समझ लेते हैं। एल आई ई यानी कि लाई। एल आई को लाई पढ़ा, लेकिन उसके साथ ई भी जुड़ा है। लेकिन ई को लास्ट में पढ़ा नहीं जाता, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है।
लाई का मतलब होता है लेटना। समझ में आया? इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आगे जानते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, यू के बाद अगर ई होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। ये जो आई, यू और वी और जे हैं, इनके बाद ई जरूर आएगा। जैसे BLUE यानी कि ब्लू, तो कहीं भी अगर यू के बाद ई आएगा तो उसको ऊ पढ़ेंगे। और हमेशा इसके साथ ऊ के लिए UE लिखना ही पड़ेगा। जैसे BLU को हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लू, लेकिन ई को पढ़ नहीं रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं। जैसे ब्लू का मतलब क्या है, नीला। इसी तरीके से आर्ग्यू, आर्ग्यू में भी हम लास्ट में यू लिख रहे हैं, लेकिन यू के साथ ई लिख रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि यू ई को यू पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं। इससे मैंने अभी भी आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर आपको यू लिखना है तो यू के लिए यू ई लिखा जाता है। जैसे आर्ग्यू में आप देख रहे हैं तो यू ई लिखा है। तो आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना। किसी से आप आर्ग्यू कर रहे हैं यानी कि बहस कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी लास्ट में यू आएगा तो यू ई लिखा जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में आपको ई को नहीं पढ़ना, सिर्फ यू को पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे क्लू, क्लू का मतलब क्या होता है, क्लू का मतलब होता है संकेत। कहते हैं ना, मुझे कोई क्लू मिला है, तो उसका मतलब क्या होगा, संकेत होगा। तो CLUE यानी कि क्लू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं वी के बारे में। देखिए लिव, इसको हम लिव पढ़े या लाइव पढ़े। अब देखिए लिव का मतलब क्या होता है, रहना। लाइव और लिव दो साउंड होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये दो तरीके के साउंड होते हैं। एक होता है लिव और एक होता है लाइव। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से पढ़ना सही है। अगर आप इसे लाइव पढ़ते हैं तो लाइव का मतलब होता है जीना या फिर जो अभी चल रहा है, और अगर आप लिव पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है रहना। तो आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग होगी। ठीक है। इसी तरीके से लव का मतलब होता है प्यार करना। तो LOVE, लव, लव यानी कि प्यार करना। जब आप लोग अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो लव का मतलब क्या है, प्यार करना है। और लव में भी आप देख रहे हैं ई आता है। कहीं पर भी अगर वी होगा तो वी के साथ ई जरूर लिखना है। कभी भी खाली ई अकेला नहीं लिखा जाता, उसके साथ हमेशा ई जरूर लिखा जाता है। जैसे वेव यानी कि लहर। इसी तरीके से अगर जे भी कहीं पर भी होगा तो उसके साथ भी ई जरूर आएगा, तो जे के साथ भी ई जरूर लिखे। ठीक है। अब जान लेते हैं AL, EL और LE, इसको हमेशा ला पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी AL हो, EL हो या LE हो तो हमेशा आप इसे ल पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। AL किसी भी वर्ड के अंत में, अगर मान लीजिए AL है और उसके लास्ट में AL से पहले अगर M हो, N हो या R हो तो हम क्या पढ़ेंगे, AL को अल पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है? और इसका एक और रीज़न बता देती हूँ सिंपल तरीके से। अगर कहीं पर भी एम के बाद अल लिखना होगा तो आपको AL लिखना है, EL नहीं लिखना है या ना ही LE लिखना है। तो कहीं पर भी अगर एम के बाद अल का साउंड आएगा तो AL लिखेंगे। जैसे फॉर्मल, इसमें आप देख रहे हैं ना क्या आ रहा है, AL आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी एम के बाद अगर अल की साउंड आ रही है तो AL लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे फॉर्मल में AL लिख रहे हैं, नॉर्मल में AL लिख रहे हैं और एनिमल में भी AL लिख रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया कि फॉर्मल, नॉर्मल और एनिमल, अगर कहीं पर भी AL एम के बाद अल का साउंड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे। जैसे फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, नॉर्मल यानी कि सामान्य, जो नॉर्मल चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद और एनिमल यानी कि जानवर। तो जहाँ पर भी लास्ट में अगर आपको कहीं पर भी मन लिखना है तो हमेशा MAL लिखेगा। किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर मल लिखना है तो क्या लिखेंगे, MAL। जैसे नॉर्मल में मल लिखा। अब आगे जान लेते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी लास्ट में आपको नल लिखना हो, क्या लिखना हो, नल। जैसे नेशनल, फाइनल, ओरिजिनल। तो नेशनल में आप देख रहे हैं NAL लिखा गया है। तो कहीं पर भी लास्ट में नल लिखना है तो NAL लिखना है। क्या लिखेंगे, नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय। फाइनल, लास्ट में नल लिखा है तो फाइनल में हमने क्या लिखा है, NAL, नल के लिए। और फाइनल का मतलब क्या होता है, अंतिम। समझ में आया? इसी तरीके से ओरिजिनल, ओरिजिनल में लास्ट में क्या है, नल आ रहा है, तो नल के लिए क्या लिखा है, NAL, यानी कि नल यानी कि ओरिजिनल यानी कि असली। समझ में आया किस तरीके से लिखना है? बहुत ही ईजी तरीका है, आप इससे आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। एक एक को अच्छे से पढ़ लीजिए। नेशनल, जो भी है आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। अब देखिए र का बता देते हैं। अगर कहीं पर भी लास्ट में रल लिखना होगा, क्या लिखना होगा, रल, तो इसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे RAL। कहीं पर भी किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर आपको रल लिखना है तो RAL लिखेंगे। जैसे मॉरल, मॉरल का मतलब होता है नैतिक। जिससे हम कोई कहानी पढ़ते हैं, मॉरल स्टोरी होती है, तो उसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है,
तो वो होता है मॉरल। इसी तरीके से इमोरल, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, जैसे जिससे हमें कोई भी सीख ना मिले। तो याद रखिएगा, जैसे इमोरल में भी हम देख रहे हैं और मॉरल में भी देख रहे हैं कि क्या लिखा है RAL, और इमोरल में भी RAL, और नेचुरल में भी RAL। वो भी मैंने आपको सिखा है। उसमें क्या होता है, कोई भी रूल्स होता है तो उसका उल्टा भी होता है, मतलब उसका अपवाद भी होता है। तो ये जो आपको मैंने बताए वो उसमें तो मैंने जैसे बताया वैसे ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिना रूल्स के चलते हैं, जैसे कैमल, इमेन, इनेमल, टर्नल, चैनल, क्यूरल और कोकरल। इन ये सब क्या है, इसका अपवाद है, मतलब इसके उल्टे हैं। इनमें AL की जगह EL आता है, लेकिन ये कुछ ही है, आप इन्हें याद करके अलग से लिख के रख सकते हैं। तो इसमें देखिए M आ रहा है, मल। अब आप कहेंगे कि आप मल के लिए EL बोला था, लेकिन ये कुछ ही वर्ड मीनिंग में EL आता है, तो उसको आप लिख के याद कर लीजिए। जैसे टर्नल में आप देख रहे हैं, और चैनल हो गया, और क्यूरल हो गया, कॉकरल हो गया, इन सबको बस 6 ही वर्ड मीनिंग है, इनको याद कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि हाँ भाई इसमें AL नहीं लिखना है, जो मैंने बताया बाकी सभी में AL लिखना है, सिर्फ इन 6 वर्ड मीनिंग को छोड़ के। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको पढ़िए, लिखिए, और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी आपको काफ़ी सारे रूल सिखाने वाली हूँ उसके ऊपर, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे। तो इनको आप क्या करिएगा, सबको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अब याद कर लेते हैं EL। EL को कब लिखा जाता है, किसी वर्ड के अंत में अगर V और W होगा, जैसे आपको वल लिखना है, क्या लिखना होगा, वल। अब वल के लिए कैसे लिखते हैं, V भी लिखते हैं, W भी लिखते हैं, दोनों ही लिखा जाता है। तो जैसे अगर आपको V लिखना है तो आप क्या लिखेंगी, वल के लिए VEL, जैसे नोवल यानी कि उपन्यास। तो नोवल में हमने क्या लिखा, VEL यानी कि VEL। इसी तरीके से ट्रेवल, लेवल। तो ये सब आपको ना आराम आराम से समझना होगा, इनको कॉपी में लिख के याद करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो EL का बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पर V होगा और W होगा वहाँ पर अल के लिए EL लिखना है। लेकिन सिंपल आप याद रखिए, वल के लिए VEL लिखना है या WEL। जैसे वल आप देख रहे हैं यहाँ पर WEL आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो वल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो W है ना, W का साउंड चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी अगर W से पहले कोई भी वोवल्स आता है तो हम W को वोवल्स की तरह पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर O आ रहा है तो हम इसे आउवल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैसे वल। तो अगर आपको मैंने बोला वल के लिए तो VEL लिखना है, लेकिन अगर आपको आउवल लिखना है तो आउवल के लिए आपको WEL, शुरू में अगर O आएगा तो, जैसे टाउवल हो गया और बाउवल हो गया। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में तो आपको इजी तरीके से दिख ही जाएगा कि जहाँ पर V या W होगा वहाँ पर आपको EL लिखना है। अगर आप लिख भी रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि आउ के लिए OW लिखते हैं तो यहाँ पर EL ही आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक एक चीज़ को। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगी। अब लास्ट है EL। अब EL को मैं आपको एक बार अच्छे से दोबारा से समझा देती हूँ कि V और W के बाद जो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसके उल्टे भी होते हैं। उल्टे यानी कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, जैसे फेस्टिवल, इंटरवल और राइवल, ओवल। ये सब क्या है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बिना रूल्स के लिखे जाएंगे। तो आप इसे लिख के याद कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं V है और फिर भी AL लिखा जा रहा है, तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है, इसको आप याद कर लीजिए जिससे आपको समझ में आए। जैसे फेस्टिवल, इंटरवल और राइवल, ओवल। फेस्टिवल यानी कि त्योहार होता है, और इंटरवल जैसे कि जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल होता है, ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं। राइवल का मतलब होता है विरोधी। ओवल यानी कि जो अंडकार टाइप शेप होती है उसको बोलते हैं। तो ये 4 ही वर्ड मीनिंग है, आप इसे याद कर लीजिए। सिर्फ इसमें V के बाद EL लिखना है, बाकी कहीं पर भी अगर V या W होगा तो आपको EL ही लिखना है। अगर इस तरीके से आप समझते हैं तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अब LE का समझ लेते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में MNRVW अगर नहीं होंगे, अगर ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे और इनके अलावा कोई और होगा और वहाँ पर आपको अल लिखना है। जैसे V, यहाँ पर आप दूसरा वाला V देख रहे हैं, उसके बाद अल आ रहा है, C के बाद आ रहा है, D के बाद आ रहा है, P के बाद, G के बाद, Z के बाद, C के बाद।
तो मतलब MNRVW जो हमने अभी पहले बताया उनको छोड़ के उसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उन सब के बाद आपको अल के लिए LE लिखना है। क्या लिखना है? LE लिखना है, ना ही EL लिखना, ना ही AL लिखना, क्या लिखेंगे? LE। मतलब बचे हुए जितने भी हैं उन सब में आपको LE लिखना है। जैसे केवल में आप देख रहे हैं, अंकल में, इन सब में क्या है? WNRV नहीं है, और इसमें हम जब ला को जोड़ेंगे तो ला के लिए LE को लिखा जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ये जब भी आप सीख सकते हैं जब आप इसे कॉपी में लिख के याद करेंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे भूल जाएंगे। लेकिन याद करिए, जैसे केवल में आप देख रहे हैं BLE है, CLE है, DLE है, BLE है, PLE है, GLE है, ZLE है, CLE है। इन सब में जितने भी आप देख रहे हैं, इन ऊपर वाले में से एक भी नहीं आया है, ना ही M है, ना ही N है, ना ही R है, ना ही V है, ना ही W। इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कोई सा होता तो फिर आप, जैसे मैंने बताया, आपको वैसे करना होता। तो इनमें से कोई सा नहीं हो तो आपको LE लिखना है। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी CE या SE लिखा हो तो उसको हमेशा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक रूल्स है कि CE किसी भी वर्ड के अंत में अगर N और R हो और उसके बाद आपको सा लिखना हो, तो सा के लिए आप क्या लिखेंगे? CE लिखेंगे। मतलब N के बाद अगर आपको सा लिखना है तो सा के लिए आपको CE लिखना है। सिंपल तरीके से याद रखना है। R के बाद का भी बताऊंगी, पहले N का समझ लीजिए। जैसे चांस में आप देख रहे हैं N के बाद सा है तो सा के लिए CE लिखा, और यहाँ पर एडवांस में भी आप देख रहे हैं एन के बाद सा लिखना है, यानी कि एन के बाद CE है, यानी कि सा के लिए क्या लिखेंगे? NCE। चांस का मतलब मौका या अवसर, एडवांस आगे बढ़ाना। अब जैसे वंस यानी कि एक बार, और इसमें भी आप देख रहे हैं एन के बाद CE है, यानी कि एन के बाद जब भी आपको सा लिखना होगा तो सा के लिए आपको CE लिखना है। इसी तरीके से आर के बाद अगर आपको सा लिखना है तो भी आपको CE ही लिखना है। क्या लिखेंगे? एन के बाद आर के बाद अगर आपको सा लिखना है तो सा के लिए CE लिखना है। जैसे फोर्स यानी कि विवश करना, और कोर्स यानी कि अवधि, डिवोर्स यानी कि तलाक। तो सभी में एन या आर के बाद ही सा आया है, और सा के बाद सा के लिए हमने CE लिखा। तो बहुत ही सिंपल है कि कभी भी एन के बाद या आर के बाद आपको सा लिखना हो तो सा के लिए CE या SE लिखें। अगर इस तरीके से आप समझते हैं तो 100% आप सही लिखेंगे और गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ उल्टे जान लेते हैं, मतलब जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखे जाते। जैसे आपने देखा यहाँ पर आर के बाद SE है, जबकि हमने बताया कि आर के बाद CE आएगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है जो उस रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। जैसे नर्स में आपको CE नहीं लिखना है, SE लिखना है। पर्स में भी आपको SE लिखना है, और कर्स में भी आपको SE लिखना है, हॉर्स में भी और बॉर्स में भी। ये जो 5-6 वर्ड मीनिंग है, 5 वर्ड मीनिंग, इनको लिख के याद कर लीजिए कि इसमें CE नहीं लिखना है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी वर्ड मीनिंग होगी सभी में आपको ना और रा के पास सा के लिए CE लिखना है। अब किसी वर्ड के अंत में अगर A, E, I, O, U हो तो हम क्या करते हैं? तो भी हम सा के लिए CE लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आई के बाद CE आया है, तो हमने सा के लिए क्या लिखा है? CE लिखा है। तो आई के बाद अगर आई के बाद अगर सा आएगा तो CE लिखना है। जैसे आपने देखा ऑफिस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आई के बाद भी क्या आया है? CE आया है। तो यहाँ पर भी नोटिस, फेस, डिवाइस, सर्विस, सभी में आई के बाद सा आया है, तो सा के लिए क्या लिखेंगे? CE। तो कभी भी अगर आई के बाद आपको दिखे कि सा लिखना है तो आप सिंपली CE लिख सकते हैं। SE बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ रूल्स भी होता है कि अगर नाउन है तो वहाँ पर तो आपको सा के लिए CE लिखना है आई के बाद, लेकिन वर्ब है तो सा के लिए आपको ऐसे लिखना है। नाउन का मतलब है जो नाम होते हैं, किसी भी चीज़ के नाम के लिए अगर आपको सा लिखना है और उससे पहले आई आ रहा है तो आपको CE लिखना है। लेकिन वर्ब आ रहा है, वर्ब का मतलब होता है जो हम कोई काम करते हैं, जैसे उठना, सलाह देना, अभ्यास करना, जो भी कोई जिसके लास्ट में ना आ जाए हिंदी में, जैसे उठना, सलाह देना, अभ्यास करना, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, ठीक है। लेकिन राइस, एडवाइस और यहाँ पर प्रैक्टिस, इनमें ना नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर भी कोई काम हो रहा होगा वो होगी वर्ब,
और वर्ब के लिए आपको सा के लिए SE लिखना है, CE नहीं लिखना है। लेकिन जो कोई नाम होगा वहाँ पर आपको सी लिखना है। वर्ब की पहचान है कि हिंदी में ना ज़रूर आएगा लास्ट में, तो आप इससे पहचान सकते हैं। जैसे राइस में ना आ रहा है उठना, तो हमने क्या लिखा, ऐसे ही लिखा। इसी तरीके से एडवाइस आप देख रहे हैं, ठीक है, एडवाइस में भी लास्ट में सलाह देना, तो उसमें भी लास्ट में ना आ रहा है, तो एडवाइस में आप SE लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, SE। तो यहाँ पर आपने देखा राइस में SE लिखा, एडवाइस में भी SE लिखा, लेकिन और यहाँ पर प्रैक्टिस में भी ऐसे ही लिखा, तो दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है क्यों ऐसे ही लिखा जा रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से कमेंट्स में समझा दूँगी। एडवाइस और प्रैक्टिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस यानी कि सलाह देना। जब आप किसी को राय देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सलाह देना। प्रैक्टिस किसी चीज़ का अभ्यास करना, जैसे आपके पेपर हैं और आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसका मतलब है प्रैक्टिस करना। तो ये चीज़ समझ में आई। देखिए नाउन के साथ CE लिखना है और वर्ब के साथ SE लिखना है। अच्छे से समझ लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कहीं पर भी EI या IE दिखेगा तो इसको हम ई पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। लेकिन इसके कुछ रूल्स है कि आई के बाद अगर किसी वर्ड में सी के बाद अगर IE आएगा तो आपको इसको ई पढ़ना है, याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सी के बाद IE लिखना है, सी के बाद कहीं पर भी अगर ई लिखना है तो आप EI लिखेंगे, क्या लिखेंगे, EI लिखेंगे, ना ही डबल ई लिखेंगे, ना ही आपको EA लिखना है, क्या लिखना है, EI लिखना है, ये चीज़ याद रखना है। तो सी के बाद जब भी बड़ी की मात्रा आएगी तो EI लिखा जाएगा। जैसे रिसीव में आप देख रहे हैं EI, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना, कंसीड यानी कि अकड़। तो इन सब में आप देख रहे हैं सी के बाद EI लिखा गया बड़ी की मात्रा के लिए। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि कहीं पर भी अगर सा है और सा के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो आपको EI लिखना है, क्या लिखना है, EI। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रूल्स हम सीखते हैं उसमें कुछ ना कुछ उसके अपवाद भी होते हैं जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, मतलब जो रूल्स के हिसाब से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर EI को कुछ जगह सी के बिना भी लिखा जाता है, तो वो ये 3 वर्ड मीनिंग है जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सी ना हो तो ये IE के पहले सी ना हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सी के साथ ही आएगा, सी के साथ सब जगह ज़रूर आएगा, लेकिन इन 3 वर्ड मीनिंग में नहीं आएगा। जैसे रिलीफ, फील्ड और सील्ड, इन 3 वर्ड मीनिंग में आपको EI ही लिखना है, लेकिन ये इसके उल्टे हैं, रूल्स से अपवाद है। जैसे रिलीफ का मतलब राहत, ठीक है, इसमें आपने देखा IE आया। फील्ड का मतलब खेत होता है, ठीक है। उसके बाद सील्ड, सील्ड का मतलब होता है कवच, यानी कि जैसे हम आपने देखा होगा महाभारत में कवच पहनते थे तो वो क्या होता था, कवच कहलाता था, या फिर ढाल जिससे आपका बचाव हो सके। अब हम जानते हैं कि इनको बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं तो इनको आप अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। अब EI हमारा हो गया। अब हम जानेंगे कि EI को और क्या पढ़ा जाता है और इसके क्या रूल्स है, तो वो भी जान लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि EI को ई पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब जगह ई ही पढ़े, कुछ जगह ए भी पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी EI के बाद GH आए तो हमेशा EI को ई की जगह ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे, ई की जगह ए पढ़ा जाएगा। जैसे वे में आप देख रहे हैं GH है, लेकिन जी को भी नहीं पढ़ना, ये भी याद रखना है। तो ये इसके अपवाद हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो जी के पहले होगा तभी ए पढ़ेंगे। जैसे वेट हो गया, वे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर GH से पहले अगर EI होगा तो ए पढ़ेंगे, अगर GH नहीं है तो ई पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि EI को क्या पढ़ रहे हैं। अब जैसे फ़ॉरेन है और जैसे स्ले हैं और सोनवीन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर GH है वहाँ पर तो ए पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर GH के अलावा कुछ और है जैसे GN है या फिर सिर्फ जी है तो वहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो ये उसके अपवाद है, इसे ऐसे ही पढ़ना है। इसको आप लिख के याद कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए और आप कंफ्यूज ना हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। वेट में आप देख रहे हैं GH को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी याद रखना है GH साइलेंट है और इसमें इसको वेट पढ़ा जा रहा है। वेट का मतलब आप जानते ही हैं। उसके बाद फ़ॉरेन में भी ए पढ़ा जा रहा है। फ़ॉरेन में आप देख रहे हैं
ए तो मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, फ़ौरन पढ़ रहे हैं, यानी कि ई आई को नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये फ़ौरन में जी एन से पहले है और इसको आप याद ही कर लीजिए, इसका कोई और। और स्ले का मतलब होता है बर्फ, गाड़ी। और सोल्विन, सोल्विंग का मतलब होता है शासक। वेट का मतलब आप जानते हैं वजन। फ़ौरन यानी कि जब हम फ़ौरन जाते हैं तो जैसे विदेश वगैरह उसको कहा जाता है। ठीक है? तो इसको समझ में आ गया, अब आगे जान लेते हैं। अब जान लेते हैं कि डबल लेटर कब लिखे जाते हैं। जैसे किसी भी शब्द के मान लीजिए अंत में एफ एल जेड या एस हो, तो हमेशा एफ एल एस को डबल लिखा जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक सही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ। कभी भी तीसरे नंबर पे अगर आपको एफ एल एस जेड या फिर आर भी अगर आपको दिखता है, तो हम इन सभी को डबल लिखते हैं। जैसे स्टीव, स्टीव में आप देख रहे हैं डबल एफ है, लेकिन स्टीव में आप कहेंगे ये तीसरे नंबर पे तो नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हमेशा दूसरा नंबर मात्रा को गिना है। जैसे एस और टी एक हो गया और आई हो गया दूसरा नंबर, एफ को तीसरा नंबर। तो हमेशा तीसरे नंबर पे कोई सा भी इनमें से होगा या आर भी होगा, तो आपको इन सबको डबल लिखना होगा। और लिखने में भी और पढ़ने में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप ये सारे रूल सीख जाते हैं तो स्पेलिंग की बहुत सारे रूल्स आप सीख जाएंगे और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। याद रखिएगा, वोवल्स शॉर्ट, वोवल्स के साथ शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए और शॉर्ट साउंड होना चाहिए। मतलब जैसे कि छोटी वर्ड मीनिंग में ही इसको ज़्यादातर लिखा जाता है और इसके जो साउंड होते हैं जल्दी बोले जाते हैं। शॉर्ट साउंड का मतलब होता है जो जल्दी बोले जाते हैं। इनमें से जितने भी सभी जल्दी बोले जाएंगे। अब शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, लॉन्ग साउंड वो होते हैं जो बड़ी मात्राएं होती हैं। शॉर्ट साउंड वो होते हैं जो छोटी मात्राएं होती है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये छोटी मात्रा भी होती है और बड़ी मात्रा भी होती है। इनको दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे ए शॉर्ट है और ये जो जल्दी से बोले जाते हैं वो शॉर्ट साउंड कहलाते हैं, और जो धीरे बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लॉन्ग साउंड। यहाँ पर आप बहुत सारी मात्राएं देख रहे हैं। जैसे ए के लिए ए है, ई के लिए ई लिखा जा रहा है, आई के लिए आई लिखा जा रहा है, ओ के लिए ओ लिखा जा रहा है, यू के लिए यू लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में तो आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन सब में से शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड ढूंढ के बताइए, तो आपको थोड़ा डर लगेगा कि कैसे बताएं, हमें तो ये आता ही नहीं है। तो आप सिंपल ये देखिए कि किसको जल्दी बोला जा रहा है और किसको धीरे बोला जा रहा है। तो जो जल्दी बोला जाएंगे वो हमारे शॉर्ट साउंड है, और जो धीरे बोले जाएंगे वो लॉन्ग साउंड है। जैसे ए, ओ, ये जल्दी बोले जा रहे हैं, लेकिन ई जल्दी नहीं बोला जाएगा, ई इसको धीरे बोला जाएगा, तो ये लॉन्ग साउंड में आएगा। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ए अच्छे से, कि कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड में क्या फ़र्क है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी, मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगी कि आप ये जान लीजिए वो जान लीजिए, गलत है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ए को ए पढ़ते हैं तो ये शॉर्ट साउंड कहलाता है। ई को अगर आप ई पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग साउंड है, लेकिन ए पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट साउंड है। आई को अगर आप आई पढ़ते हैं तो वो आपका लॉन्ग साउंड है, लेकिन आई को अगर आप ई पढ़ेंगे तो वो शॉर्ट साउंड होगा। ओ को अगर आप ओ पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट साउंड है। यू को यू पढ़ते हैं तो वो भी शॉर्ट साउंड नहीं है, वो लॉन्ग साउंड है। लेकिन यू को अगर आप आ पढ़ेंगे तो वो शॉर्ट साउंड है। मैं आपको अच्छे से आगे समझाती हूँ। जैसे आप ए देख रहे हैं तो ये लॉन्ग साउंड है, क्योंकि ए ये थोड़ा धीरे बोला जा रहा है, तो इसको लॉन्ग साउंड पढ़ा जाएगा। ए आ, ये भी लॉन्ग साउंड है। आ को हम शॉर्ट साउंड बोलेंगे क्योंकि उसके लिए यू लिखा जाता है, और बड़े आ को भी शॉर्ट साउंड ही कहलाया जाएगा क्योंकि इसमें ए लिखा जाता है। ओ को भी शॉर्ट साउंड बोलेंगे, तो बाकी सारे शॉर्ट साउंड है, लेकिन ए और ए आ हमारा लॉन्ग साउंड है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले को देख लेते हैं, ई अ ए, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे ई और आ और ए, ये हमारे शॉर्ट साउंड है, क्योंकि अगर आप ई को ई पढ़ते हैं तो जल्दी बोलेंगे, अ पढ़ेंगे तो भी जल्दी बोलेंगे, ए पढ़ेंगे तो भी। इसी तरीके से आई को अ पढ़ते हैं तो शॉर्ट साउंड, ई पढ़ते हैं तो शॉर्ट साउंड, लेकिन आई पढ़ते हैं तो लॉन्ग साउंड। इसी तरीके से ओ को हम ऊ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन ओ पढ़ेंगे तो शॉर्ट साउंड, ऊ कुछ ही वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं तो भी शॉर्ट साउंड कहलाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी हैं, जो दो बार लिखे गए हैं या बड़ी मात्रा है वो आपकी लॉन्ग साउंड है, और जो सिर्फ एक ही बार लिखा गया है जो छोटी मात्रा है वो आपकी शॉर्ट साउंड है। जैसे यू को आ पढ़ेंगे तो शॉर्ट साउंड, ऊ पढ़ेंगे तो भी शॉर्ट साउंड, लेकिन यू आ पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग साउंड कहलाएगा।
तो इन सब को समझने का मैं आपको एक आसान तरीका समझाती हूँ, जिससे आपको गलतियाँ नहीं होगी। ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी शॉर्ट साउंड कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। तो क्योंकि ये शॉर्ट साउंड भी पढ़े जाते हैं, इसलिए आप इन सबको शॉर्ट साउंड में कहलाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे एफ के बाद आई है, और आपको हमने बताया कि तीसरे नंबर पे कभी भी फ हो, ला हो, सा हो, या फिर जा हो, या फिर रा हो, तो हमेशा आपको ये सब डबल ही लिखने हैं। लेकिन इनके साथ शॉर्ट साउंड जरूर होंगे। जैसे आई, तो आई में आप देख रहे हैं क्लिफ, यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। अगर आई को ई पढ़ा जा रहा है तो वो शॉर्ट साउंड है, इसीलिए वो शॉर्ट साउंड कहलाएगा। और स्निप, स्निप में भी आप देख रहे हैं ई, स्निप, इसमें भी आप देख रहे हैं आई को ई पढ़ रहे हैं। ऑफ, यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जल्दी बोला जा रहा है। ऑफ, तो यहाँ पर डबल एफ लिखेंगे। स्कॉफ, यहाँ पर भी डबल एफ। वल्फ, डबल एफ। कफ, डबल एफ। तो यहाँ पर डबल एफ क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इनसे पहले शॉर्ट साउंड है और तीसरे नंबर पे फा है। अगर इनमें से कोई सा भी है तीसरे नंबर पे अगर होगा तो आपको लिखना ही है। चाहे वैसे तो शॉर्ट साउंड जरूर आएंगे, लेकिन आप ट्रिक के थ्रू जल्दी समझ जाएंगे। आप डबल एल देखिए, डबल एल के पहले आई है, सभी में आई दे रखा है, आई को हम ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आई को हम ई पढ़ेंगे तो ही शॉर्ट साउंड। एस से पहले भी ओ है, आई है, ए है, ए है, ए है, और यहाँ पर भी जेड में आप देख रहे हैं सभी शॉर्ट वोवल्स हैं। तो सभी को जल्दी बोला जा रहा है, इस तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको ये पता चल गया कि सभी कब डबल एल लिखे जाते हैं, डबल एफ कब लिखते हैं, डबल एस, डबल जेड या डबल आर कब लिखते हैं, जब वो तीसरे नंबर पे होता है और उनसे पहले शॉर्ट वोवल्स होते हैं। शॉर्ट वोवल्स उन्हें कहते हैं जो जल्दी पढ़े जाते हैं, वो सभी शॉर्ट वोवल कहलाते हैं। जैसे ओ, ई, अ, इस तरीके से। अब आगे बढ़ जाते हैं। किसी वर्ड में 5 लेटर हो, यहाँ पर आप देखिए कि डबल एस, डबल आर, या कोई भी लेटर डबल होता है, लेकिन कौन से डबल लेटर नहीं हो सकते कभी भी? तो ये 5 लेटर कभी भी डबल नहीं हो सकते। जैसे जे हो गया, के हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, ये पांचों कभी भी डबल नहीं लिखे जाते हैं। कहीं पर भी ये पांचों आपको डबल नहीं दिखेंगे, लेकिन बाकी सभी डबल लिखे जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। इन 5 लेटर को छोड़कर कोई भी लेटर हो तो वो डबल लिखा जा सकता है। जैसे कॉमन में एम है, लेकिन ऊपर वाले पांचों लेटर में से कोई कॉमन में कोई सा भी लेटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो एम है वो डबल लिखा जाएगा, लेकिन पांचों में से कोई नहीं होना चाहिए। अप्लाई में भी आप देख रहे हैं पांचों में से कोई सा नहीं है। एप्पल, किस, बज, विल, करेक्ट, कुक, सी, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं किसी में भी इन पांचों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो डबल ई आया है, तो यहाँ पर डबल ई यानी कि वोवल्स है। तो हम वोवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सोनेंट की कर रहे हैं। तो ये पांचों याद रखने हैं। और अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी वर्ड में 2 वोवल्स एक साथ हो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि 2 वोवल्स एक साथ होते हैं, तो क्या करना है ना? तो अगर कहीं पर भी 2 वोवल्स एक साथ होंगे, तो वहाँ पर आपको कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं दिखेगा। यानी कि अगर 2 वोवल साथ में होंगे, तो वहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट तो डबल नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपको याद रखना है। अगर 2 वोवल साथ में है तो एक वोवल हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लीन, तो उसमें सिर्फ ई को ई पढ़ रहे हैं, लेकिन ए को साइलेंट रखा गया है। जैसे मीट, तो उसमें भी ई को पढ़ा गया है, ए को साइलेंट रखा है। जैसे प्लेन, तो ए को ए पढ़ा, आई को नहीं पढ़ा है। मतलब अगर 2 वोवल साथ में आते हैं, तो हमेशा एक वोवल साइलेंट रहेगा, एक वोवल्स को नहीं पढ़ा जाएगा। तो जो पहले वाला उसको पढ़ा जाएगा और दूसरे वाले को नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्लीन में हमने पहले वाले को पढ़ा और दूसरे वाले को नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से दूसरा जान लेते हैं। जैसे आपने देखा आगे, जैसे आप देख रहे हैं मीट, तो इसमें आप देख रहे हैं पहले वाले को पढ़ा, रैन, इसमें भी पहले वाले को पढ़ा, रोड, इसमें भी हम पहले वाले को ही पढ़ेंगे, और लाई, इसमें भी हम आई को ही आई पढ़ रहे हैं। आई, इसमें भी हम आई को पढ़े, और फील्ड में भी आई को पढ़े। यानी कि 2 लेटर साथ में हो तो पहले वाले को पढ़े और दूसरे वाले को आपको नहीं पढ़ना है। और याद रखिएगा अगर 2 वोवल्स आपके साथ, मतलब 2 वोवल्स साथ में हैं, तो कभी भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं लिखा जाएगा। तो पाई में आप देख रहे हैं ई साइलेंट है, और इसमें फील्ड में भी ई साइलेंट है। लेकिन यही है, सब में दूसरा लेटर साइलेंट दिखेगा
और आप इससे आसानी से समझ सकते हैं और गलतियाँ नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से अगर आप जानते हैं तो आपकी गलतियाँ नहीं होगी। अब आगे जान लेते हैं रूल नंबर 5 यानी कि एस ई को क्या पढ़ते हैं। एस ई को हम सा और सक पढ़ते हैं, 2 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है एस सी में सा को पढ़ा जाता है, सी को नहीं पढ़ा जाता है। कई बार एस और सी दोनों को ही पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में एस ई के बाद ई आई वाई हो तो एस ई को सा पढ़े, यानी कि अगर एस ई के बाद ई आई वाई होगा तो सिर्फ सा को पढ़ेंगे, सी साइलेंट रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगर एस ई जैसे सीन में आप देख रहे हैं तो एस को सा पढ़ा गया है, ई को ई पढ़ा गया है, एन को ना पढ़ा गया है। लेकिन सी को हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर एस सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से सीन का मतलब होता है घटना स्थल, मतलब जैसे आप कुछ सीन देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, तो जहाँ पर आप कोई भी घटना स्थल जहाँ पर आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसे सीन कहा जाता है। तो आपने ध्यान से देखा कि किस तरीके से आपको ये समझना है और कैसे आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेगी। अगर आप एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो बस आपको ध्यान से समझना होगा, देखना होगा कि मैंने क्या बताया है। और लास्ट वाले ई को कभी भी मत पढ़िएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। लास्ट में कहीं पर भी ई होगा तो वो कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आप लास्ट वाले ई को पढ़ते हैं तो वो हमेशा गलती करेगा और आप उसकी वजह से सारी वर्ड मीनिंग को गलत पढ़ देंगे। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स होती हैं जो एक-एक वर्ड मीनिंग अगर आप रूल्स को नहीं समझते हैं तो आप इंग्लिश को बिल्कुल गलत कर देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और उसको गलत पढ़ सकते हैं। यही कहूँगी कि आप इसे अच्छे से समझें। जैसे साइंस में आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम आई को आई पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सा को ही पढ़ रहे हैं, सी को नहीं पढ़ रहे हैं। साइंस यानी कि विज्ञान। यहाँ पर आप देख रहे हैं एस सी ई आई, तो सी को नहीं पढ़ा जा रहा है, सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, आई और एस को पढ़ रहे हैं। सीजर में भी आप देख रहे हैं एस को पढ़ रहे हैं, सी को नहीं पढ़ रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं साइड में भी आप देख रहे हैं, और साइंटिफिकेट यानी कि वैज्ञानिक, सबकी हिंदी भी लिख दी, आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक-एक को आपने समझ लिया होगा कि एस सी के बाद ई आई होता है तो एस सी को सा पढ़ते हैं। और अभी हम ये भी बताएँगे कि स कब पढ़ा जाता है, तो उसको भी समझाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं है। अब हम जान लेते हैं एस सी को स कब पढ़ते हैं। देखिए, किसी वर्ड में अगर एस सी के बाद ई आई वाई नहीं हो, अभी हमने बताया था कि अगर ई आई वाई होगा तो सा पढ़ेंगे, लेकिन अगर ई आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? सक पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अगर ई आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे, अगर ई आई वाई में से कोई एक होगा तो शाह पढ़ा जाएगा। तो अच्छे से ध्यान से लिख के समझिएगा, क्योंकि अगर गलत समझते हैं ना तो गलतियाँ बहुत करेंगे। इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे इस कोड में आप देख रहे हैं एस सी के बाद ओ है, लेकिन ई आई वाई में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो एस सी को हम सक पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़े, डी को डा पढ़े। स्कोर यानी कि डांटना। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एस सी के बाद ओ है। ठीक है, एक एक को अच्छे से रिपीट करके पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ल के बाद हमेशा याद रखिएगा, जो ये जो ला है ना, ये आधा ला कहलाता है। तो कभी भी एल और डी या कोई भी दो व्यंजन एक साथ हो तो पहला वाला आधा कहलाया जाता है, यानी कि पहले वाले को आप आधा पढ़ेंगे। यहाँ पर एल और डी साथ में, इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए एल को आधा पढ़ा जा रहा है और डी को पूरा पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए हम इसको स्कोल्ड पढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं। अब जैसे आगे आप देख रहे हैं स्कूल है, तो स्कूल में एस सी एच के बाद ओ आ रहा है, यानी कि एस सी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्कोल्ड यानी कि डांटना। अब एस सी एच के बाद क्या है, एच आ रहा है, यानी कि एस सी के बाद एच आ रहा है, यानी कि कोई व्यंजन है। स्कूल यानी कि विद्यालय। तो आपको समझ में आया कि एस सी के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो भी आप इसे सक पढ़ेंगे, और अगर कोई वोवल्स आ रहा है ई आई वाई के अलावा तो भी आपको इसको सक पढ़ना है। जैसे स्करी, यहाँ पर इसका मतलब जल्दी होता है। स्कोफ यानी कि ताना मारना। स्कार यानी कि दाग। तो समझ में आया कि इसमें किसी में भी ए आई वाई नहीं है, और ए आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ेंगे। सॉरी, ई आई वाई नहीं है और ई आई वाई नहीं होगा तो सक पढ़ा जाएगा। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, कोई भी डाउट्स नहीं होगा किसी को।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए हम इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं जो उल्टा होता है। जैसे साइंस में आप देख रहे हैं एस और सी है तो हम इसे सा पढ़ रहे हैं और सी ओ को हम का भी पढ़ते हैं। यदि वर्ड किसी वर्ड में सी हो तो उसे का, शा और चा 3 तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये तीनों आपको मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिए हैं। जैसे एस सी को अपवाद में हम यहाँ पर सा पढ़ रहे हैं और कॉमन में हम का पढ़ रहे हैं। वैसे सी के बाद ओ आएगा तो उसे का ही पढ़ा जाएगा। और सी एच के बाद अगर एच आएगा तो उसको चा पढ़ा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सी को सा कब पढ़ते हैं। अगर कभी भी सी के बाद ई आई वाई हो, यानी कि अगर कहीं पर भी सी के बाद ई आई वाई होगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे। जैसे आइस, तो यहाँ पर सी के बाद ई है तो हम क्या बोल रहे हैं, सी को सा पढ़ रहे हैं। आई को आई पढ़ा और सी को सा पढ़ा, यानी कि आइस। आइस का मतलब बर्फ होता है। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर सी के बाद ई आई वाई कोई सा भी होगा तो आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे सिटीजन में आप देख रहे हैं सी के बाद आई है यानी कि नागरिक, और साइक्लोन में भी आप देख रहे हैं सी के बाद वाई है तो हम सा पढ़ रहे हैं यानी कि साइक्लोन यानी कि तूफान। सीन में भी सी के बाद ई है और सिटी में भी सी के बाद आई है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, सी को सा पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि सी के बाद कभी भी ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे। लेकिन अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं हो तो क्या पढ़े। अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सी के बाद अगर ई आई वाई नहीं है तो हम सी को का पढ़ेंगे। अब इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सी को क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे कम, तो कम में आप देख रहे हैं का के बाद ओ है, फिर एम है, फिर ई है, यानी कि सी के बाद ओ है, एम है, ई है। लेकिन सी के बाद क्या है, ओ है, ई आई वाई नहीं है। अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो का पढ़ते हैं, इसलिए हम सी को का पढ़ रहे हैं, यानी कि कम। कम का मतलब होता है आना, लेकिन ओ हमेशा साइलेंट रहता है कम में। अगर कम कभी भी लिखेंगे तो ओ को नहीं पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद क्लाइम, क्लाइम का मतलब चढ़ना। क्लीन, अब यहाँ पर देखिए क्लाइम में भी हम देख रहे हैं सी के बाद एल आया है तो सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं। अगर सी के बाद कोई व्यंजन आएगा तो भी आप सी को का पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइम यानी कि चढ़ना, क्लीन यानी कि साफ करना, इसमें भी सी के बाद एल आया है यानी कि व्यंजन आया है तो सी को का पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से क्लियर यानी कि स्पष्ट, टॉपिक, तो इनमें सब में आपने देखा। अब सी को चा कब पढ़ते हैं, अगर सी और एच साथ में होंगे तो सी एच को चा पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा सी एच अगर कहीं पर भी साथ में हो तो सी एच को चा पढ़ा जाता है। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं और लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। जैसे चीट में आप देख रहे हैं सी एच के बाद क्या है, एच है, यानी कि सी एच है तो हम इसे चा पढ़े। चीट का मतलब होता है धोखा देना या फिर धोखा। आप जैसे टीचर में आप देख रहे हैं तो सी एच है तो हम उसे चा पढ़ रहे हैं, यानी कि टीचर यानी कि शिक्षक। इसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर सी एच होगा तो नॉर्मली चा ही पढ़ना है। जैसे चेयर हो गया, चूज हो गया, चेक हो गया। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे जी को भी जा पढ़ा जाता है। अगर जी के बाद कहीं पर भी ई आई वाई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा जी के बाद मैंने बताया कि ई आई वाई होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई एक होना चाहिए तो हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। जैसे जिम में आप देख रहे हैं जी के बाद वाई है तो जी को जा पढ़ रहे हैं। जैसे जा ई म, तो जब ई की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा जिम। ठीक है, जिम आप जान गए। अब आगे जान लेते हैं। जैसे जिंजर, जिंजर में जी के बाद आई है, जिंजर का मतलब अदरक होता है। जेल, जी के बाद ई है, जेल का मतलब होता है चिपचिपा घोल। जेंटल, जनरल, जेंटल यानी कि सज्जन, जनरल का मतलब समान में। तो सभी में जी के बाद ई आई वाई आया। अब जी के बाद अगर ई आई वाई नहीं हो तो जी को गा पढ़ेंगे। याद रखिएगा अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं है तो गा पढ़ा जाएगा। जैसे गिव, तो गिव में जी के बाद क्या है, आई है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जा पढ़ रहे हैं या फिर गा पढ़ रहे हैं, गा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये कुछ अपवाद हैं, मतलब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो उल्टे होते हैं, जहाँ पर हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए गिव में हम गा पढ़ रहे हैं तो गिव में हमेशा आपको गा ही पढ़ना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे ग्रेट हो गया, और भी काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग है
तो कुछ क्या होता है इसके अपवाद भी होते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई इसमें ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है और पहले जो बताया था वो अलग था। तो इसके लिए आपको इसके अपवाद भी जानने होंगे। जैसे जी को हमने गा पढ़ा, आई को हमने ई पढ़ा, वी को हमने वाह पढ़ा, यानी कि गिव। गिव का मतलब होता है देना। उसके बाद आगे जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं GREAT यानी कि ग्रेट। ग्रेट यानी कि महान। ग्रुप समूह। गैदर इकट्ठा करना। ज्ञान यानी कि पाना। तो सभी में आप देख रहे हैं जी के बाद EIY नहीं है, और EIY नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जैसे मैंने बताया है, उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके और भी रूल्स है। जैसे एस को सा भी पढ़ा जाता है और जा भी पढ़ते हैं। पहले हम सा के बारे में जान लेते हैं। आप देखिए एस को सा कब पढ़ते हैं। अगर एस का सा पढ़ने का बहुत ही आसान सा तरीका है। यदि किसी भी वर्ड में एस शुरू में होगा तो एस को सा पढ़ेंगे। जैसे साई न ग ल, जिसको हम सिंगल पढ़ेंगे क्योंकि ई को हमने ई की मात्रा लगाया। सिंगल का मतलब होता है केवल एक, जो सिर्फ एक हो। सीन हो गया, सिंक हो गया, सिंपल हो गया, श्योर हो गया। तो सबको आप समझे शुरू में था। लेकिन एस को शा भी पढ़ा जाता है, श शलगम वाला। अब इसको कब पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में एस के बाद IA या फिर ION हो तो आप एस को शा पढ़ेंगे। क्या होगा, IA या फिर ION होगा तो एस को शा पढ़ेंगे, लेकिन शा शलगम वाला। ठीक है, जैसे सिया हो गया। एशिया का मतलब होता है जैसे एशिया। तो एशिया में आप देख रहे हैं ए को ए पढ़ा और SIA को सिया पढ़ा, यानी कि एशिया। एशिया एक नाम है, वो वैसे ही पढ़ा जाएगा। एशिया का मतलब एशिया ही रहेगा। जैसे पैसन हो गया, तो यहाँ पर SION है तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, पैसन। पैसन का मतलब पैसन ही रहेगा। ठीक है, जैसे टेंशन यानी कि तनाव, तो इसमें भी क्या है, ION है। तो यहाँ पर सा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन टी को हम टा नहीं पढ़ेंगे, शाह पढ़ेंगे। क्योंकि TION होगा तो उसे भी शाह ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेंशन। तो ये आपको समझ में आया कि कहीं पर भी ION होगा तो शाह पढ़ा जाता है, उससे पहले जो एस होगा उसको। तो इसको याद रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, नहीं तो आप हमेशा गलतियाँ करेंगे। यदि एस के बाद VE, G, GE, EE, OE या फिर वाई हो तो एस को जा पढ़ा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई सा भी होगा तो एस को जा पढ़ेंगे। जैसे ट्राइब, ट्राइब्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, एस से पहले VE आया है, और जब भी एस से पहले VE आएगा तो एस को जा पढ़ेंगे। जैसे ट्राइब्स यानी कि जनजाति। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए कि एस को जा क्यों पढ़ते हैं। जब एस से पहले VE आएगा तो एस को जा पढ़ेंगे। ठीक है, तो VE का समझ में आया अच्छे से। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये हमेशा एस यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एस से पहले होगा। जो मैंने वाद लिखा है वो समझाने के लिए लिखा है कि ये वाद एस के मतलब VE एस से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। तो ये आप उसको गलत करके पहले लिख लीजिएगा। जैसे बैग्स हो गया यानी कि थैले, तो यहाँ पर क्या है, एस से पहले जी आ रहा है। इसी तरीके से और भी हैं, यहाँ पर आपने जी देखा तो इसको हम क्या पढ़े, बैग्स यानी कि थैले। तो ये आपको समझ में आया। इसी तरीके से और भी है, जैसे रुपीज़ में आप देख रहे हैं EE आ रहा है और स्टोरीज में IE आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे समझ जाइएगा। यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को टा पढ़ते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे आपने टाइम लिखा या कोई भी वर्ड भी लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा टी को टा ही पढ़ा जाता है। और आप टी को टा नॉर्मली पढ़ते भी होंगे, लेकिन टी को और भी तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं, जैसे टाइम, तो टाइम में आप देख रहे हैं टी को टा पढ़ रहे हैं, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, उसके बाद टॉक हो गया, टेल हो गया, टीचर हो गया, टेबल हो गया। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको समझ लीजिए ताकि आपकी गलतियां ना हो। तो टी को टा एक सिंपल था, अब आगे जान लेते हैं। ये समझ में आया। अब देखिए टी को चा भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। यदि टी के बाद URE होगा तो टी को चा पढ़ा जाएगा। जैसे TURE को चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चर। हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी TURE होगा तो इन चारों को चर पढ़ा जाएगा। और ये किसी भी वर्ड मीनिंग हो सब में ऐसे पढ़ेंगे। जैसे नेचर में आप देख रहे हैं, न ए च र,
तो इसका नेचर में आप देख रहे हैं TURE है, तो नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति, ठीक है। जैसे फ्यूचर में आप देख रहे हैं, कल्चर में देख रहे हैं, लेक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, तो सब में क्या है? टी को चा पढ़ा जा रहा है और उसके साथ URE है। तो जब भी टी के साथ URE होगा तो उसे चर पढ़ेंगे। आप टी को शा कब पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में टी के बाद IA, IE या IO होगा, यानी कि टी के बाद अगर IA, IE या IO होगा तो टी को शा पढ़ेंगे, अगर इनमें से कोई सा भी एक होगा तो। तो इस तरीके से आपको समझना है और आपको टी को सही पढ़ना है। तो टी को शा कब पढ़ेंगे? जब टी के बाद IA, IE या IO होगा। जैसे पार्सल में आप देख रहे हैं टी के बाद IAL है, सल, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? पार्सल। पार्सल जैसे आप देखते हैं आपके पास कोई पार्सल आता है उसको बोला जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे पेशेंट, उसमें आप देख रहे हैं IENT है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टी को शा पढ़ रहे हैं। कोसेंट, इसमें भी IENT है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोसेंट पढ़ रहे हैं। नेशन हो गया, इसमें भी ION है, और मोशन में भी आप देख रहे हैं ION है। तो इन सभी में टी को शा पढ़ा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी में IA, IE या IO है, इसीलिए हम उसे सा पढ़ रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड में TH हो और एक साथ हो तो TH को था पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, अगर कभी भी TH साथ में होगा तो TH को था पढ़ेंगे। अब इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर देखिए थम, यहाँ पर हम इसे थम पढ़ेंगे, इसमें बी साइलेंट रहता है। कभी भी एम और बी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे थम, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? थम। थम का मतलब होता है अंगूठा, तो हमेशा याद रखिएगा कि एम बी साथ में होगा तो बी को नहीं पढ़ेंगे। थिक में आप देख रहे हैं थैंक्स में, थिन में और थिक, इन सभी में टी को था पढ़ा गया है। अब कुछ वर्ड में TH को दा भी पढ़ते हैं, जैसे दिस हो गया, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं दा पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ में शुरू में था भी पढ़ते हैं तो कुछ में दा भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है, इनको आप याद कर सकते हैं, जैसे डैट। लेकिन इन सभी में हम था नहीं पढ़ेंगे, दा ही पढ़ेंगे। जैसे डेथ अजीब लगेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? डेथ। डेथ ये गलत है, यानी कि डैट, हम क्या पढ़ते हैं? डैट और देन। तो सभी में दा ही पढ़े, था ना पढ़े, क्योंकि था पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कुछ में इसे दा भी पढ़ा जाता है। तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए, आपको अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बोलिए कि आप इस दा के बारे में और अच्छे से डीपली समझना चाहते हैं। अब एक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो एक्स को कश पढ़ा जाता है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एक्स होगा तो एक्स को हम क्या पढ़ेंगे? कश पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि लास्ट में एक्स को कश पढ़ते हैं। जैसे सिक्स में आप देख रहे हैं लास्ट में है तो इसको क्या पढ़े? सिक्स, सिक्स, सिक्स यानी कि 6। तो समझ में आ रहा है कि लास्ट में एक्स को क्या पढ़ेंगे? कश पढ़ेंगे। तो सिक्स में हम कश पढ़ रहे हैं। जैसे रिलैक्स, फॉक्स, टैक्स, बॉक्स, तो इसमें आपको हिंदी भी दे रखे, उसे पढ़ लीजिएगा। यदि किसी वर्ड के शुरू में एक्स होगा तो उसे जा पढ़ेंगे। अगर शुरू में एक्स है तो उसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। जैसे जिरोक्स, जिरोक्स, तो जिरोक्स में क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जैसे किसी की कॉपी करना, या उसको एक जैसे कहते हैं ना, इसकी जिरोक्स कर दो, इसकी कॉपी कर दो, उसको हम बोलते हैं जिरोक्स। तो इसको आप देख रहे हैं, इसमें एंड में भी एक्स आ रहा है और शुरू में भी। जो शुरू वाला उसको हम जा पढ़ रहे हैं और जो लास्ट वाला है उसको कश पढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान से देख के ही समझिएगा। अब आगे जान लेते हैं, जैसे जाइलम, जीनोल, एक्स-रे, तो इसमें आप जान सकते हैं कि सभी में शुरू में है तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जा पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा और समझने में गलतियाँ नहीं होगी। तो शुरू के एक्स को कश भी पढ़ा जाता है और क्या पढ़ते हैं? जा भी पढ़ते हैं। लेकिन एक्स-रे में हम कश पढ़, अब हम आगे जान लेते हैं, अगर एक्स बीच में हो और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो एक्स को कश पढ़े। देखिए, अगर शुरू में होगा तो जा पढ़ेंगे, लास्ट में होगा तो कश पढ़ेंगे, और बीच में होगा तो भी कश पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा में आप देख रहे हैं बीच में है और एक्स के बाद टी आ रहा है, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम उसे क्या पढ़ रहे हैं? कश पढ़ रहे हैं। तो बीच में अगर होगा तो आप उसे कश पढ़ेंगे, और लास्ट में होगा तो भी कश पढ़ेंगे, शुरू में कुछ में जा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा, एक्सक्यूज यानी कि समा या काफ़ी,
एक्सपर्ट यानी कि जो एक्सपर्ट होता है किसी भी काम में, विशेषज्ञ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इन सभी में बीच में आया है, ये भी ध्यान से देखें, और इनके बाद कोई कॉन्सोनेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। और ये सभी बीच में आए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो बीच और लास्ट में कश पढ़ना है और शुरू में ज़ पढ़ना है। अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि यदि वर्ड के बीच में एक्स के बाद वोबल्स होगा, अभी हमने बताया कि बीच में एक्स होगा उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा, तो आपको कश पढ़ना है। लेकिन एक्स के बाद अगर वोबल्स है तो आपको गज पढ़ना है, ये भी याद रखिएगा। जैसे आपको मैं एक एक करके अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। वोबल्स होगा तो गज पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट होगा तो कश पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में क्या है, एक्स के बाद वोबल्स है यानी कि ए है। वोबल्स हम मात्रा को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, एग्जाम पढ़ा, यानी कि एक्स को हम गज पढ़ रहे हैं। एग्जाम यानी कि परीक्षा। तो समझ में आया कि बीच में है, एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, और एग्जैक्ट का मतलब सही, एकदम सही। तो सभी में बीच में है और साथ में वोबल्स है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखिएगा गज कब पढ़ना है। अब वाई के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के शुरू में वाई हो तो वाई को या पढ़ते हैं। अगर किसी भी वर्ड के शुरू में वाई होगा तो वाई को क्या पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे। जैसे यल है तो शुरू में वाई है तो वाई को या पढ़ रहे हैं, और ई को ए पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं। यल, यल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ईयर में भी आप देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यस में भी, येलो में भी, और यस्टरडे में भी, सभी में शुरू वाले वाई को या पढ़ा जा रहा है। अब वाई को और भी कुछ पढ़ा जाता है। यदि वाई से पहले वोबल्स या कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई से पहले कोई वोबल्स या कॉन्सोनेंट हो तो उसको ई पढ़े। जैसे लेडी में आप देख रहे हैं वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को ई पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा यानी कि व्यंजन होगा, या फिर कोई वोबल्स होगा यानी कि कोई मात्रा होगी, तो वाई को ई पढ़ेंगे। जैसे लेडी, लेडी का मतलब महिला। जैसे और भी हैं उनको भी जान लेते हैं, जैसे बेली, हरी, कॉपी, कैरी। वेली में आप देख रहे हैं वाई से पहले एल है यानी कि व्यंजन है, तो हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ई। और हरी में भी व्यंजन है, कॉपी में भी व्यंजन है, और कैरी में भी व्यंजन है। अब हम जान लेते हैं आई कब पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट हो तो आपको वाई को आई पढ़ना है। अगर वाई के से पहले दो एक साथ कॉन्सोनेंट होंगे तो वाई को आप आई पढ़ेंगे। जैसे क्राई है तो क्राई में क्या है, सी आर है, उसके बाद वाई है। क्राई का मतलब होता है रोना, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। ट्राई में भी दो व्यंजन है, और स्काई में भी दो व्यंजन है, फ्लाई में भी दो व्यंजन है, और फ्राई में भी दो व्यंजन, यानी कि दो कॉन्सोनेंट होंगे तो वाई को आई पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब से मैं आपको ए टू जेड सारे रूल सिखाऊंगी, और भी कुछ रूल्स है वो भी मैं आपको इसका पार्ट 2 में समझाऊंगी। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो, मान लीजिए दो व्यंजन है और उसके बीच में वाई दे रखा है, तो वाई को ई पढ़ेंगे। तो जैसे जिम में हम वाई को ई पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वाई से पहले जी है और उसके बाद एम है। जिम का मतलब होता है जहाँ हम एक्सरसाइज करने जाते हैं। मिथ में भी आप देख रहे हैं, जिप में भी, तो सभी में बीच में वाई है और उसके आगे पीछे व्यंजन है, इसलिए हम वाई को ई पढ़ते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट्स है, आपको और किसी टॉपिक पे मुझसे कुछ पूछना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर इस पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। अब दा के बारे में थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। दा को दी और दा दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। दा जब किसी नाउन्स के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड हो तो दा को हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये मैं आपको इतना डिफिकल्ट नहीं बताऊंगी, सिंपल याद रखिए। अगर दा के बाद कोई भी व्यंजन होगा, सबसे पहला लेटर अगर व्यंजन है तो दा को आप सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। अगर दा के बाद जो भी दूसरा लेटर है, जैसे पेन है, अगर दा के बाद पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे पेन में पहला लेटर पी है तो वो कॉन्सोनेंट है, तो दा को आप दा पढ़ेंगे। अगर पहला लेटर वोवल्स है तो दा को दी पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, दा के बाद क्या है, पेन, और पेन का पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, वोवल्स नहीं है, तो दा पढ़ेंगे। और एप्पल में आप देख रहे हैं पहला लेटर वोवल से, तो हम उसे दी पढ़ेंगे। जैसे द पेन, इसको क्या पढ़ेंगे, द पेन।
तो इसको दी पेन नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दा के बाद जो पहला लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे दा पेन पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से द बुक होगा, दी बुक गलत हो जाए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे द मैन है, अगर आप इसे दी मैन बोलते हैं तो वो गलत रहेगा। आप क्या बोलेंगे? द मैन, क्योंकि द के बाद क्या है? एम है ना? तो एम है इसलिए हम उसे द मैन पढ़ेंगे, दी मैन नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप द के बाद कोई भी वर्ड, मतलब द के बाद कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसके शुरू में वोवल्स है, तो आप उसको दी पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं द एप्पल, एप्पल में सबसे पहला लेटर वोबल से यानी कि ए है, तो हम इसे दी एप्पल पढ़ेंगे, द एप्पल नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा भी समझना है। अगर आप द के बाद एलिफेंट देख रहे हैं तो उसमें क्या है? ई आ रहा है, तो एलिफेंट में ई को ए पढ़ रहे हैं तो वो एक वोबल से, तो उसे द एप्पल की जगह दी एलिफेंट बोलेंगे, द एलिफेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से द इंडिया नहीं, दी इंडिया होगा। तो इसको क्योंकि आई आ रहा है इस वजह से इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत कर लगती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बहन भाइयों को ये वीडियो भेज सकें और इनकी इंग्लिश अच्छी कर सकें।